गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत पाठ 3 के अध्याय 8 महिलाएं जाति एवं सुधार के अगले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, उससे पहले हमने महिलाओं की स्थिति के विषय में बताया था, उनकी शिक्षा के विषय में बताया और समाज सुधारकों के विषय में बताया। देखिए बच्चों, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था 1829 में। सती को मैंने आपको बता ही दिया था कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला भी जिंदा ही उसकी चिता के साथ जलती थी, तो उसे हम सती प्रथा कहते हैं। तो ये देखिए महिलाओं पे अत्याचार थे एक तरीके से। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी, देखिए बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि विधवाओं की शादी हो सकती है। तो अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और देखिए बच्चा 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। देखिए बच्चों, जब कोई सुधार होता है तो एक बार तो उसकी आलोचना जरूर होती है। और देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम विधवा विवाह के पक्ष में जो कानून लाया गया उसके लिए जानते हैं कि 1856 में विधवा विवाह के लिए कानून बना दिया गया। देखिए बच्चों, 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी लास्ट में तक विधवा विवाह के पक्ष में जो चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषाओं में इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया और उसी तरह बम्बई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। देखिए उत्तरी भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी। बच्चों ये याद रखना है। तो इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो देखिए शीघ्र ये पूरे देश में फैल गया था। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस कानून का विरोध करते रहे। रूढ़िवादी जो प्राचीन परंपराओं में विश्वास रखते हैं, परिवर्तन का जो विरोध करते हैं, वो रूढ़िवादी होते हैं। तो देखिए बच्चों, जब समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया तो महिलाएं जल्दी सी विधवा महिलाएं शादी भी नहीं कर पा रही थी। देखिए बच्चों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अब देखिए बच्चों, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, यानी जो समाज सुधारक है उनके प्रयासों से महिलाओं की दशा सुधारने के प्रयास किए गए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, यानी अगर लड़की शिक्षित हो जाएगी तो महिलाओं की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। तो कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोल ले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। क्यों डरे? देखिए बच्चों, लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रहे थे लोग। जब स्कूल खुले तो लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को ले जाएंगे या और उनको घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। अब स्कूल जाने के लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर भी जाना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में ही घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। देखिए इन सभी कारणों से जो हमने अभी बताया, तो उनसे देखिए बहुत सारे जो पिता थे उदार विचार वाले, यानी अच्छे नरम दिल वाले पिता और पति थे, उन्होंने क्या किया, घर पे ही पढ़ने की व्यवस्था की। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। और देखिए बच्चों, हमने पिछली राजनीतिक सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक थी उसमें राज सुंदरी देवी के बारे में बताया था कि वो ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए कि टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे लिखना पढ़ना सीखा था। तो देखिए कुछ कुछ ऐसी बच्चियां भी थी।
अब देखिए बच्चों, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए बच्चों। देखिए, अब उत्तर भारत में देखिए बच्चों, जो मुस्लिम परिवार की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ समाज सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कि भाई इनमें लिखा गया है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। अब देखिए बच्चों, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ये। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती रही थी। अब देखिए बच्चों, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। अब देखिए बच्चों, जो ये बेगम रुकैया सखावत हुसैन है, उसी समय की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और रूढ़िवादी जो विचार थे उनकी कटु आलोचना की। उनका मानना थी कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, यानी अगर औरतों को ही शिक्षा दी जाएगी तो समाज सुधर सकता है। तो उनका मानना था कि धर्म के जो धार्मिक नेता है उन्होंने ही महिलाओं को निचले स्तर पर रखा है। और 1880 के दशक तक यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने भी लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की। यानी अब महिलाएं विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटियों में प्रवेश लेने लगी। कुछ महिलाएं चिकित्सक यानी डॉक्टर बनी, कुछ शिक्षिका बनी। और देखिए बच्चों, बहुत सारी महिलाओं के बारे में लिखने लगी और उन्हीं में से एक ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी, जिसमें महिला और पुरुषों के बीच में जो सामाजिक फर्क था, यानी हमारे समाज ने जो फर्क पैदा किया है, उसकी आलोचना की। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने उच्च जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी और उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। यानी श्रीमती रमाबाई, पंडित रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना की थी पूना में, विधवा आश्रम, जहाँ ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हो गए। यानी जो रूढ़िवादी विचार रखते थे, ऐसे लोग काफ़ी आग बबूला हो गए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। यानी ऐसे लोगों को लगने लगा कि हमारा हिंदू जो राष्ट्रवादी है, वो हिंदू महिलाएं वो पश्चिमी यानी यूरोपीय देशों के तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी, परिवार नष्ट हो जाएंगे। और ऐसी तरह देखिए रूढ़िवादी जो मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी और उन्होंने किताब लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य,
मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। देखिए बच्चों, अब जब महिलाएं पढ़ लिखने लगी और अपनी स्थिति के सुधारने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी, तो देखिए उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिला संगठन बनाए। और देखिए इन महिलाओं ने ही वोट देने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाए। अब देखिए जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, उनमें भी हिस्सा लेने लगी महिलाएं। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता, समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। देखिए बच्चों, बाल विवाह के विरुद्ध भी कानून बने। देखिए ये सारी महिलाओं के लिए ही थे, क्योंकि देखिए महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे और केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। और देखिए बच्चों, इन सभी का प्रयास से 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कब किया गया? 1929 में। बच्चों कब किया गया? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए, क्योंकि लोगों के अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। और इस कानून के अनुसार 18 साल का लड़का और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। बाद में देखिए अब वर्तमान में इसकी उम्र कितनी है? 21 साल तो लड़के की है और 18 साल लड़की की है। तो देखिए बच्चों, अब जब जब पढ़ाई और शिक्षा का प्रसार हुआ, महिलाओं ने भी अपने विरुद्ध जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो देखिए महिलाओं के लिए बाल विवाह जैसे कानून बने। अब देखिए बच्चों, अब हम अगले का टॉपिक पढ़ते हैं, जाति, समाज और सुधार। देखिए हमारे समाज में जाति व्यवस्था की भी बहुत बुरी स्थिति है। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन ने जाति व्यवस्था की देखिए आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भी देखिए भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसने सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। अब देखिए बच्चों, सारे जो समाज सुधारक है उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की है और ग्रंथों के भी पूरा हवाला दिया है कि उसमें कहीं भी नहीं लिखा है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। देखिए बच्चों, परमहंस मंडली का गठन कब किया गया? 1840 में। कब किया गया बच्चों? 1840 में परमहंस मंडली का आयोजन गठन किया गया। और इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे उच्च जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। देखिए ये जो सुधारक थे वो निम्न जाति के लोगों के साथ रहते थे, जिससे कि जातीय जो व्यवस्था बनी हुई है उनके बंधनों से निजात पा सके। देखिए बच्चों, कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे और 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे। अब देखिए ईसाई प्रचारक आ गए, यानी इंग्लैंड से ईसाई मिशनरीज, जो यूरोप कंट्रीज है जिन्होंने हमारे यहाँ शासन किया, इंग्लैंड वाले हैं। तो देखिए इन्होंने
आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले। इस प्रकार इन बच्चों ने जो बदलती दुनिया है उसमें नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखाने, नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। और देखिए, जब शहरों के बारे में हमने एक पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया, जब शहरों के विस्तार हुआ है तो कल्पना कीजिए कि इसमें मजदूरों की मांग कितनी पैदा हो जाएगी। शहरों में नालियाँ बनाई जाएंगी, सड़कें बिछेंगी, इमारतों का निर्माण होना और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियाँ साफ करने वाले, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वाले की ज़रूरत पड़ेगी। अब बताइए कि बच्चों, ये श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों से और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। अब देखिए बच्चों, शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम गए, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने चले गए। अब नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीब निचली जातियों के लोगों को ये गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। देखिए बच्चों, हालांकि दूसरी जगह निम्न जाति के लोगों को जाना बहुत कठोर था, परंतु जब ये जो निम्न जाति है, गरीब लोग हैं, ये गांवों में स्वर्ण जमींदार यानी ऊंची जाति वाले हैं, उनके दमन से बचने और अपमान से छूट पाने के लिए उनके लिए एक मौका था। देखिए बच्चों, ये एक जहाज का चित्र है। उसमें दिखाया गया है जॉन एलन नामक स्कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे और उनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के थे। अब देखिए बच्चों, जूतों कौन बना सकता है? देखिए बच्चों, चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान देखिए बच्चों, सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह यानी सब सोचते हैं कि भाई चमड़ा तो निम्न जाति वाले ही बनाएंगे जूते। तो अब केवल परंपरागत और चमड़ा जो कामगार है, यानी जो चमड़ा का काम करते हैं और मोची है, वो जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वो ज़्यादा कीमत मांगने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो देखिए बच्चों, नौकरियां भी पैदा होने लगी शहर में। देखिए, ये बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता। तो देखिए बच्चों, स्कूलों में भी भेदभाव होता था, उन्होंने बाहर बैठ के पढ़ना होता था। अब देखिए बच्चों, दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। ये चित्र भी दिखाया गया है। अब देखिए, समानता और न्याय की मांग किसने की? देखिए बच्चों, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। देखिए बच्चों, ब्राह्मणों का ही सबसे ऊंची जाति मानी जाती थी, तो गैर ब्राह्मण जो जाति थी उनके भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में देखिए बच्चों, कौन सा आंदोलन हुआ? सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो देखिए बच्चों, जातीय व्यवस्था और समानता के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उसमें सबसे पहले हम मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के विषय में पढ़ रहे हैं। उसकी शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया।
पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों का सवाल किया, जिसे आज केरल कहा जाता है। देखिए बच्चों, वहाँ एझवा, जो केरल है, वहाँ एझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। एझवा जाति के लोगों के बीच श्री नारायण ने, उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, औरु जाति औरु मतम औरु देवम मनुष्यानु, अर्थात मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो देखिए बच्चों, जो जाति समानता और न्याय की मांग की, ऐसे आंदोलन शुरू होने लगे। और देखिए बच्चों, आगे हम अगले जो टॉपिक है उसमें अब हम आगे अध्याय का